हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की श्रेणी के अंदर बालकों पर होने वाले अपराध हम कर रहे हैं और उसी सीरीज के अंदर आज हम एक नया अपराध जिसका नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 करने वाले हैं। अब तक हमने जितने भी कानून किए हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित कानून हो चाहे बालकों से संबंधित कानून हो, हर कानून के अंदर बालकों के ऊपर कोई ना कोई अपराध किया जा रहा था। लेकिन ये पहला कानून ऐसा है जिसके अंदर बालक खुद भी अपराध करता है और बालक के ऊपर भी अपराध किया जाता है। इस कानून का जो 90% पोर्शन जो है ना, वो है जब बालक ने खुद अपराध किया हो, उसके बाद उस बालक की देखरेख कैसे की जाएगी, उस बालक का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में बात की गई है। मुश्किल से 10 से 12% हिस्सा ऐसा है जिसमें बालक यदि अपराध करता है तो उसके बारे में जिक्र किया गया है। हम हमारे सिलेबस की यदि बात करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि बालकों के ऊपर होने वाले अपराध की चर्चा की गई है। तो बहुत बड़ा एक्ट है भाई, 112 धाराएं हैं इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट की 112 धाराएं हमारे काम की नहीं है। मुश्किल से 7 या 8 धाराएं ऐसी है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? केवल हम उन्हीं धाराओं के बारे में जिक्र करेंगे, उन्हीं धाराओं की चर्चा करेंगे जहां पर बालक के ऊपर कोई ना कोई अपराध किया जा रहा हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अधिनियम का नाम है किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम। शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको कहा जाता है जेजे एक्ट। जेजे एक्ट यदि आप किसी भी वकील से पूछोगे, एडवोकेट से पूछोगे, तो जेजे एक्ट के नाम से वो ज्यादा इसको जानते हैं। जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है ना। तो जेजे एक्ट के नाम से ये पहचाना जाता है। अधिनियम के आगे सन लिखा हुआ है 2015। लेकिन यदि अधिनियम की मैं थोड़ी सी इतिहास की बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास जेजे एक्ट जो है वो आया था 1986 के अंदर। सबसे पहले भारत में 1986 के अंदर जेजे एक्ट बनाया गया था, पास किया गया था, तथा इसको लागू जो किया गया था 1986 वाले एक्ट को लागू किया गया था 2000 के अंदर। 86 में पारित किया गया था और 2000 के अंदर इसको लागू किया गया था। लगभग 15 साल तक ये हमारा एक्ट चलता है और इस एक्ट के अंदर 3 बार संशोधन किए जाते हैं। 3 बार संशोधन किए जाते हैं। पहला संशोधन किया गया 2006 के अंदर, दूसरा संशोधन किया गया 2011 के अंदर और तीसरा संशोधन किया जाता है 2015 के अंदर। जो संशोधन 2015 के अंदर किया जाता है वो इतना बड़ा संशोधन होता है कि पहले वाला जो हमारे पास एक्ट था उस एक्ट को ये रिपील कर देता है, हटा देता है, और अब इस नाम से हमारे पास नया एक्ट लग जाता है। तो अब जो हमारे पास है वो 2015 का संशोधन है, या मैं ये कह सकता हूँ 2015 के अंदर हमारे पास बिल्कुल पुराने वाले कानून को हटा दिया गया और एक नया कानून लाया गया। इसलिए हमने अधिनियम का नाम क्या रखा है भाई, लास्ट में क्या लिखा है, 2015। तो अब हमारे पास जो कानून है 2015 का कानून है और ये कानून हमारे पास लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 को। लागू कब हुआ था भाई? 15 जनवरी 2016 को। आज के टाइम की यदि हम बात करते हैं तो बालकों के द्वारा अपराध करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बालकों के ऊपर अपराध की घटनाएं तो बढ़ती ही जा रही हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि हम देखें पिछले आंकड़ों को हम देखते हैं तो 16 से लेकर 18 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं उनके द्वारा अपराध करने की घटनाएं दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंदर। तो जब इन घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, बालकों के द्वारा अपराध करने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और बालक न केवल छोटे मोटे अपराध बल्कि बहुत जघन्य अपराध भी, बलात्कार जैसे अपराध, चोरी जैसे, मर्डर जैसे अपराध भी बालक कर रहे हैं। जब इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी तब हमें 2015 के अंदर व्यापक संशोधन की जरूरत पड़ी थी और 2015 के अंदर हमने बहुत बड़ा संशोधन किया और इतना बड़ा संशोधन किया कि पहले वाले एक्ट को हमने रद्द ही कर दिया। बिल्कुल नया एक्ट हमारे पास आया था और इस एक्ट के अंदर अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास कितनी धाराएं हैं भाई? कुल धाराएं हमारे पास है 112 और इन 112 धाराओं को 10 चैप्टर के अंदर, 10 अध्यायों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम हर एक्ट को शुरुआत करते हैं, शुरू से पहले हम देखते हैं कि हर एक्ट का उद्देश्य कोई ना कोई हमारे पास होता है, तो इस एक्ट को लाने का भी कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। भाई उद्देश्य जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बालकों को संरक्षण देना है, किशोरों के साथ न्याय करना है,
तो ये दो तरह के किशोरों की या दो तरह के बालकों की बात करता है। पहली ये बात करता है उस बालक की जिस बालक ने कोई ना कोई अपराध कर दिया हो, जिसको कहते हैं हम विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। पहली बात करता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। मतलब कि हम इसको ध्यान से समझेंगे ये क्या होता है, आगे डेफिनेशन भी देखेंगे इसकी। मतलब ऐसा बालक जिसने कोई ना कोई अपराध किया हो उसे हम कहेंगे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। दूसरा, ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन तो नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, लेकिन जिसको देखरेख की जरूरत है, जिसको संरक्षण की जरूरत है। आगे हम देखने वाले हैं कि देखरेख के संरक्षण वाली कौन कौन से ऐसे बालक हैं जिनको देखरेख की जरूरत है, कौन से बालक है जिनको संरक्षण की जरूरत है। तो दूसरा बालक इसमें लिखा गया है जिस बालक को क्या हो भाई, विधि की देखरेख की संरक्षण की जरूरत है। तो दूसरा हमारे पास है देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। तो ये जो एक्ट है हमारा दो तरह के बालकों की बात करता है। पहला, ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया हो, कानून का उल्लंघन किया हो। दूसरा, ऐसा बालक जिसे देखरेख या संरक्षण की आवश्यकता है। इन दोनों बालकों के बारे में हम उद्देश्य की जिक्र कर रहे हैं भाई, आपको पता है उद्देश्य क्या है भाई। इन दोनों बालकों के बारे में नंबर 1 तो क्या करना भाई, कानून बनाना। नंबर 2, कानून के अंदर संशोधन करना यदि कभी जरूरत पड़े तो। और नंबर 3, इनके बारे में नियम बनाना। ये सब हमारा था उद्देश्य। जैसे मैंने आपको बताया 112 धाराएं हैं, 112 की 112 धाराएं हमारे काम की नहीं है, कुछ एक धाराएं ऐसी है जो हमारे काम की हैं। मुश्किल से 7-8 धाराएं हम करने वाले हैं। धारा नंबर 1 के बारे में आप भली प्रकार से जानते हो। धारा नंबर 1 क्या कहती है भाई, धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम। आपने बहुत बार इस धारा को पढ़ लिया है, हर एक्ट की धारा नंबर 1 लगभग यही होती है, संक्षिप्त नाम। दूसरा कहती है लागू कब हुआ, और तीसरा कहती है इसका विस्तार कहां तक होगा। सेम बात यहां भी लिखी गई है, संक्षिप्त नाम कोई अलग नहीं होता, जो हमारे पास नाम लिखा है वही इसका नाम है। लागू कब हुआ, मैंने अभी आपको बताया था 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ। और विस्तार इसका, मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, जब से धारा 370 के कुछ अंशों को निष्प्रभावी किया गया है तब से हर एक्ट का विस्तार अब हमारे पास क्या है भाई, संपूर्ण भारत पर है। तो हर एक्ट जो भी हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार का एक्ट, अब लगभग हर पूरे भारत के ऊपर उसका विस्तार है, तो इसका विस्तार भी पूरे भारत पर है। धारा नंबर 2 की चर्चा करें तो धारा 2 के अंदर परिभाषाएं दी गई हैं। इस एक्ट की यदि बात करते हैं तो लगभग 67 परिभाषाएं इसमें दी गई हैं, लेकिन हमारे काम की केवल 3 परिभाषाएं हैं। हम केवल 3 परिभाषाएं देखेंगे, बाकी परिभाषाएं हम नहीं देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस परिभाषा का हम जिक्र करने वाले हैं वो लिखी गई है धारा 2:13 के अंदर। धारा 2:13 के अंदर लिखी गई है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन होगा। धारा 2:13 में क्या लिखी गई है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। कि हम कौन से बालक को कहेंगे कि इस बालक ने विधि का उल्लंघन किया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, ठीक, चलो पहले हम बात करते हैं धारा 2:12 की, वो रह गई हमसे। धारा 2:12 के अंदर बताया गया है बालक कौन होगा। धारा 2:12 जैसे मैंने आपको बताया भी, हर एक्ट के अंदर बालक अलग अलग उम्र के बच्चों को माना गया है, और यहाँ से क्वेश्चन एक आधा बनेगा, जरूर बनेगा इस बार, कि बालक कौन से एक्ट के अंदर बालक किसे कहा गया है। तो इस एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो जो भी 18 साल से कम की उम्र का बच्चा है, 18 साल से कम का जो भी व्यक्ति है वो हमारे लिए कौन है भाई, बालक है। कहाँ लिखा गया है, धारा 2:12 के अंदर लिखा गया है। धारा 2:13 क्या कहती है, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा बालक जिसने अपराध कर दिया हो उसे हम क्या कहेंगे, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो, ऐसा बालक जिसने कोई अपराध किया हो। अपराध क्या होता है भली प्रकार से आप जानते हो, ऐसा बालक जिसने कोई अपराध किया हो उसे हम क्या कहेंगे भाई, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक।
पॉइंट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बालक हम तब कहेंगे जब उसने अपराध किया था ना, उस टाइम उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। आज मान लो उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा भी हो गई है, तो भी उसका जो ट्रायल किया जाएगा, विचारणा जो किया जाएगा, इसी अधिनियम से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने अपराध किया था उस टाइम वो क्या था? बालक था। अपराध करते टाइम बालक था, अब बड़ा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? अपराध तो उसने बालकपन में ही किया था, ठीक है ना। तो नोट आप लिखो कि अपराध करते समय व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। अपराध करते समय व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं कि पूछा जा सकता है बालक किसे कहेंगे? अपराध करते टाइम जो 18 साल का था उसे कहेंगे, या आज के टाइम जो 18 साल का है उसे कहेंगे? आज के टाइम उसकी उम्र मायने नहीं रखती, जब उसने अपराध किया था उस टाइम उसकी उम्र कितनी थी ये मायने रखती है, ठीक है। धारा नंबर 2 13 थी। अब उसके बाद हम अगली धारा की बात करते हैं, धारा नंबर 2 14। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट के अंदर 2 तरह के बालकों की बात की गई है, तो केवल हम उन्हीं 2 की डेफिनेशन देखेंगे। पहला बालक वो था जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, दूसरा था देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। तो दूसरी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं, देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। कि ऐसा बालक कौन होगा जिसको देखरेख की जरूरत हो या जिसको संरक्षण की जरूरत हो। तो धारा 14 के अंदर 7-8 पॉइंट हमें दिए गए हैं, जिन पॉइंट के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सा बालक होगा जिसको देखरेख की जरूरत है। सारे पॉइंट हम लिखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ऐसा बालक जिसका कोई निवास स्थान नहीं है। यदि कोई बिना घर बार का यदि बालक है तो उसको हम कहेंगे उसे देखरेख की जरूरत है। मेरे साथ साथ लिखते रहो, ऐसा बालक जिसका निवास स्थान नहीं है। नंबर 2, ऐसा बालक जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है। मान लो उसके पास काम जीवन निर्वाह के लिए कोई इनकम नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो अकेला बच्चा है, उसके जीवन निर्वाह के लिए उसकी कमाई करने का उसके पास साधन नहीं है, तो उस बालक को हम इसके अंदर लेके आएंगे। ऐसा बालक जिसके जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं हो, जीवन निर्वहन का साधन नहीं हो। तीसरा, ऐसा बालक जिसके पास जीवन निर्वहन का साधन नहीं है, तो हो सकता है वो किसी ढाबे के ऊपर काम कर रहा हो, किसी दुकान के ऊपर काम कर रहा हो, किसी कल कारखाने के अंदर काम कर रहा हो। तो यदि वह बालक कहीं काम कर रहा है, तो मैंने कल ही आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था आपको कि बाल श्रम अधिनियम के तहत बालक जो 14 साल से कम का बालक है वो किसी कारखाने में कहीं पे काम नहीं कर सकता, और जो 14 साल से 18 साल का है वो परिसंकट में कारखानों में काम नहीं कर सकता। यदि वो इसी जगह काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि उसमें जो श्रम विधियां हमारे पास बनी हुई है, श्रम कानून हमारे पास बने हुए, उनका क्या किया, उसने उल्लंघन किया है। तो यदि किसी बालक ने श्रम कानून का उल्लंघन किया है वो भी इस कानून के तहत आएगा। हमारे पास देखरेख वाला बालक होगा जिसने श्रम विधियों का उल्लंघन किया हो, मतलब जो कहीं कारखाने में काम कर रहा हो। या ऐसा बालक क्या करेगा भाई, अगर कहीं काम नहीं करेगा तो भीख मांगेगा, तो जो बालक भीख मांगता हुआ पाया गया हो, जो भीख मांगता पाया गया हो। नंबर 5 के अंदर ऐसा बालक जिसके माता पिता हों लेकिन वो उसको पालने के इच्छुक नहीं हो, या उनकी कैपेसिटी नहीं हो कि उसको पाल सके, ये भी हो सकता है। बेसमर्थ्यता नहीं है उनके अंदर, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बालक का अच्छे से देखरेख कर सके, या जिसके माता पिता ने उस बालक को त्याग दिया हो, परित्यक्त जिसको हम बोलते हैं, या जिसके माता पिता हैं, गार्जियन हैं, वो उसके साथ शोषण करते हो, उसके साथ अत्याचार करते हो, उसकी मारपीट करते हो, उसके पर हिंसा करते हो, उसे खाने पीने को उचित सामान नहीं देते हो, तो ऐसे बालक को भी हम क्या कहेंगे भी, देखरेख वाला बालक। जिसके माता पिता ने उसे त्याग दिया हो। पहली बात तो त्याग दिया हो, या वो उसका क्या करते हो भाई, शोषण करते हो, या
उसके साथ किसी तरह की हिंसा करते हों या उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हों, ठीक है ना, या उसकी देख रेख करने में असक्षम हो, या उसकी देख रेख करने में सक्षम नहीं हो, असक्षम हो उसके माता पिता, तो भी उस बालक को हम कैसा बालक कहेंगे हमारे इस एक्ट के तहत कि उस बालक को देख रेख की जरूरत है। उसके बाद छठा पॉइंट, ऐसा कोई बालक जो अपने घर से भाग गया हो या ऐसा कोई बालक जो गुमशुदा हो, गुमशुदा बालक या घर से भागा हुआ बालक, घर से भागा हुआ बालक या गुमशुदा बालक, गुमशुदा। नंबर 7, या ऐसा कोई बालक जो मान लो कभी सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, मान लो कभी क्रांति हो गई हो या कभी कोई दंगे हो गए हों या कभी कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई हो, प्राकृतिक आपदा, जैसे कोरोना के टाइम के अंदर हुआ। मान लो कोरोना के टाइम के अंदर कोई छोटा बच्चा था, उसके माँ बाप दोनों कोरोना संक्रमित हुए, दोनों मर गए बेचारे, अब उसकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। तो यदि ऐसा कोई बालक है जो सशस्त्र विद्रोह का पीड़ित हो, किसी प्राकृतिक आपदा का पीड़ित हो या किसी सिविल उपद्रव जिसको हम दंगे कहते हैं कि दंगों का पीड़ित है, तो उसको भी हम देखरेख वाला बालक कहेंगे। क्या भाई? ऐसा बालक जो सशस्त्र दंगे, किसी भी तरह के सशस्त्र विद्रोह हुए हो या कोई दंगा हुआ हो जिसको सिविल उपद्रव हम कहते हैं, या हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा का पीड़ित हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे भाई? देख रेख के संरक्षण वाला बालक। 8वां पॉइंट, ऐसा कोई बालक जिसके घर वाले उसकी मर्जी के विरुद्ध उसका बाल विवाह करवाने वाले हो। यदि पता चल जाता है और उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि तेरे घर वाले जो है बड़ी जल्दी तेरा क्या करवा देंगे भाई? बाल विवाह करवा देंगे, तो वो बालक भी हमारे पास किसके अंदर आएगा? देख रेख के संरक्षण वाला बालक आएगा। ऐसा बालक जिसका बाल विवाह करवाया जा रहा हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं ऐसा कोई बालक जो मानसिक रूप से पीड़ित हो, मतलब कि पागल हो एक हिसाब से मान लो, या शारीरिक रूप से विकलांग हो, या वो बालक जो है किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो बीमारी असाध्य है, जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। तो यदि ऐसी बीमारी से कोई असाध्य बालक है, उसको भी हम हमारी इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो तीसरा क्या है भाई? मानसिक शारीरिक या असाध्य रोग से ग्रस्त बालक। तो ये सब यदि हमारे पास इनमें से कोई भी बालक है, तो उस बालक को हम कहेंगे देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। शायद आपने मेरे साथ साथ उतार लिया होगा। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि यदि आप इन क्लासेस का वास्तव में फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। पेन लेके बैठिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ लिखते रहो, अपना नोट्स बनाते रहो। अपने नोट्स इस तरह से मुकम्मल कर लो कि एग्जाम के टाइम में आपको वीडियो नहीं देखनी पड़े। वीडियो देखना, दोबारा वीडियो देखना, तिबारा वीडियो देखना टाइम की बर्बादी है। सिलेक्शन करवाना चाहते हो, अच्छी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हो, तो आप नोट्स बनाते रहो। एग्जाम के टाइम से पहले आप नोट्स को 2, 3, 4 बार आप रिवाइज कर लो, ताकि नोट्स के अंदर लिखी गई एक एक बात आपको याद रहे और 10 में से 10 नंबर आप बड़ी आसानी से ले सको। दूसरा, आपसे गुजारिश है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। वापस आते हैं हम इसके ऊपर। मैं आपको कह रहा था नोट्स जरूर बनाओ। यदि नोट्स आपने नहीं बनाए तो आप बहुत कुछ खो दोगे। केवल वीडियो देखना ही का प्राप्त नहीं होता अच्छे रैंक लेने के लिए। यदि अच्छी रैंक लेना चाहते हो और वास्तव में आप सीरियस हो अपनी स्टडी के लिए, तो नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स के बिना किसी भी सूरत के अंदर हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अभी हमने परिभाषाएं देखी। मैंने कहा था बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हमारे काम की केवल 3 ही परिभाषाएं थी और उन 3 परिभाषाओं को हमने बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे आने वाली धाराओं की। तो इसके बाद हमारे पास है धारा नंबर 4।
धारा 4 कहती है किशोर न्याय बोर्ड। न्याय भी लिखा है, न्यायिक भी लिखा जाता है, एक ही बात है। अपने बात कर लेते हैं किशोर न्याय बोर्ड, धारा नंबर 4। हमें ज्यादा गहराई के अंदर नहीं पढ़ना है, हम केवल देखेंगे किशोर न्याय बोर्ड क्या होता है। जिससे कि एक हिसाब से मैं कह सकता हूं ये हमारे पास एक स्पेशल अदालत है। बालकों को यदि बालक ने कोई अपराध कर दिया और उसको यदि हम जो मेन अदालत होती है हमारे पास, उस कोर्ट के अंदर यदि हम लेके जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अजीब सा होता है और उस इन्वायरमेंट के अंदर जाके बालक डर सकता है, सहम सकता है, या बालक बड़ा अपराधी बन के हमारे सामने आ सकता है। लेकिन यदि बालक ने अपराध किया है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है, इसलिए उनके लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और उन्हीं के लायक ही वैसे ही हमारे पास पुलिस होती है, वैसे ही हमारे पास जज होते हैं कि उनको बालकों को ऐसा लगे ही नहीं कि हम पुलिस के बीच में है, सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस होती है, बालकों को ऐसा लगे ही नहीं कि हम किसी हमारे साथ कोई पूछताछ हो रही है, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल के अंदर बैठ के जज साहब उनसे बात करते हैं। तो उसके लिए बनाया जाता है किशोर न्याय बोर्ड। एक हिसाब से मैं कह दूं ये न्यायालय ही है हमारे पास। तो किशोर न्याय बोर्ड का गठन जो है कौन करता है भाई? इसका गठन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। बालकों को फ्रेंडली मित्रतापूर्वक व्यवहार वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। कहां पर गठन किया जाता है? हर जिले में एक, हर जिले में एक तो होगा ही होगा, या यदि कहीं पर बड़ा जिला है और ज्यादा अपराध ऐसे होने वाले हैं तो वहां पर हम एक से ज्यादा भी इसका गठन कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो न्यायाधीश होगा वो कौन होगा? तो जैसा हम बार बार पढ़ रहे हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, वही इसके अंदर होने वाला है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। जब हम इनका नाम लेते हैं तो हम साथ ही साथ नाम लेते हैं किसका भाई? महानगर मजिस्ट्रेट का। महानगर के अंदर महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं और आम शहरों के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। दोनों का काम सेम है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लिखी गई है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा, लेकिन वही मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको कम से कम 3 साल का अनुभव हो। ये काम की चीजें हैं हमारे पास, ये आप जरूर लिखना, स्टार लगा के लिखना, क्योंकि ऐसी कंडीशन कहीं और नहीं देखी हमने। तो यहाँ पे क्या है? जिसे कम से कम 3 साल का क्या हो भाई? अनुभव हो। तो एक तो इसके अंदर जज साहब होंगे और इनके अलावा 2 सदस्य और होंगे। इनकी सदस्य कितने होंगे भाई? 2 अन्य सदस्य होंगे, और वो 2 कौन होंगे? दोनों के दोनों सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। 2 अन्य सदस्य होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, और इन 2 के अंदर एक महिला का होना अनिवार्य है। एक महिला का होना अनिवार्य है। 2 हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और इन दोनों के अंदर एक महिला का होना अनिवार्य है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? किशोर न्याय बोर्ड। जो बालक हैं उन्होंने यदि कोई अपराध कर दिया है तो उनको ट्रायल करने के लिए मैत्रीपूर्वक वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, और उस वातावरण को कहते हैं हम किशोर न्याय बोर्ड के अंदर। इनके जो जज साहब होंगे कौन होंगे भाई? जेएम फर्स्ट होंगे या एमएम हमारे पास होंगे, लेकिन ऐसे होंगे जिनको कम से कम 3 साल का अनुभव हो। 2 मेंबर और होंगे जिनके अंदर एक महिला का होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं, मान लो किसी किशोर ने कोई अपराध कर दिया है, ऐसा किशोर जिसने कोई अपराध कर दिया है, तो उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, उसके ऊपर काम कैसे किया जाएगा, उसकी जांच कैसी होगी, उसका विचारण कैसे होगा, इसके बारे में लिखा गया है धारा नंबर 10 के अंदर। तो आगे लिखो धारा नंबर 10। धारा 10, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी। यदि किसी बालक ने कोई अपराध कर दिया है तो उसकी गिरफ्तारी किसके द्वारा की जाएगी? इसमें लिखा है कि उसकी गिरफ्तारी साधारण पुलिस है वो भी कर सकती है, और हमारे पास इसी के अंदर हम आगे देखेंगे कि विशेष किशोर यूनिट हमारे पास बनाई जाती है, वो भी उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी कर सकता है बाल कल्याण अधिकारी, कोई भी गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन मान लो उसकी गिरफ्तारी की है साधारण पुलिस ने, जो हमारी स्थानीय पुलिस होती है, तो लिखो इसके अंदर, यदि स्थानीय पुलिस ने
स्थानीय पुलिस ने बालक को गिरफ्तार किया है, यदि स्थानीय पुलिस ने बालक को गिरफ्तार किया है, मान लो स्थानीय पुलिस ने बालक को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस हाथों हाथ अपने कारावास के अंदर नहीं लेके जाएगी, उसको जेल के अंदर नहीं लेके जाएगी, पुलिस हिरासत में कभी नहीं लेके जाएगी, हाथों हाथ उसको सुपुर्द कर देगी जो बाल कल्याण अधिकारी हमारे पास है। आगे हम देखने वाले हैं, धारा 107 में लिखा गया है बाल कल्याण अधिकारी के बारे में। बाल कल्याण अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस यूनिट बनाई जाती है, उनको सुपुर्द कर देगी। तो लिखो, यदि स्थानीय पुलिस ने बालक को गिरफ्तार किया है तो उसे तुरंत लिखा हुआ है भाई, हाथों हाथ, तो उसे तुरंत बाल कल्याण अधिकारी, इसके बारे में जिक्र हमारे पास धारा 107 में किया गया है, या विशेष किशोर न्याय यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को सौंप दिया जाएगा। या तो किसको भाई? बाल कल्याण अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, या विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो है, हम देखने वाले हैं दोनों के बारे में, इनको सौंप दिया जाता है। और ये दोनों भी उस बच्चे को अपने पास ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, ये हाथों हाथ कितने टाइम के अंदर भाई? ये 24 घंटे के भीतर कितने टाइम में? मैक्सिमम 24 घंटा होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कहाँ पेश करेंगे? किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करेंगे। ये 24 घंटे के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करेंगे। किशोर न्याय बोर्ड हमने अभी पढ़ा है ना, धारा नंबर 4 के अंदर, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे। और नोट लगा के आप एक बात लिख लो, क्या लिख लो? किसी भी सूरत के अंदर बालक को जेल में नहीं रखा जाएगा, किसी भी सूरत में बालक को कारावास के अंदर नहीं रखा जाएगा। नोट लगा के लिख लो, किसी भी सूरत में या परिस्थिति में लिख लो, कुछ भी लिखना चाहो, बालक को जेल या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो यदि उसको जेल में नहीं रखना तो उसको कहां रखेंगे? तो बालकों के लिए अलग से बनाए जाते हैं बाल सुधार गृह, या उसे कहते हैं संप्रेषण गृह। उसको हम जेल में नहीं रखेंगे, उसको यदि रखना भी है तो उसे बाल सुधार गृह में रखे जाएंगे। बालक को नोट में, इसी नोट में लिखते जाना, बालक को बाल सुधार गृह या संप्रेषण गृह में भेजा जा सकता है। कहने का मतलब बालक को हर तरह के अपराधियों से बचाया जाता है। यदि उसे जेल के अंदर भेज दिया जाएगा तो वहां पर जो क्रिमिनल हैं उनके टच में आएगा, उनके संपर्क में आएगा, तो वो वहां से अपराध करना सीखेगा। तो बालक ने अपराध किया है तो उसको सुधारा जाता है, बाल सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है। अब मान लो पुलिस ने बालक को गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस की सबसे पहले ये जिम्मेवारी होती है, या जो बाल कल्याण अधिकारी है इनकी जिम्मेवारी सबसे पहले होती है कि ये बालक के माता पिता को या बालक के जो गार्जियन हैं उनको इस बारे में सूचना करे कि आपके बालक को गिरफ्तार किया गया है इस अपराध के अंदर। ये हमारे पास लिखा गया है धारा नंबर 13 के अंदर। तो धारा 13 कहती है, शायद आपने लिख लिया होगा, लिखते रहो भाई मेरे साथ साथ, नोट्स बनाते रहो, बार बार एक ही बात कहता हूं। बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आप पढ़ाते जा रहे हो, क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे। तो भाई 2-3 क्लास के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये हमारा लास्ट एक्ट है। इसके बाद आईपीसी की धाराएं हम पढ़ने वाले हैं, कुछ एक धाराएं, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम हर एक्ट के अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे 1 क्वेश्चन बनता हो चाहे 50 क्वेश्चन बनता हो, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं सारे क्वेश्चन अपने बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे, डिटेल के अंदर सोल्व करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ जाए। जितने क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आने वाले हैं उन्हीं में से ही आएंगे, इस बात की आप निश्चित रहिए। सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। पहले हम थ्योरी कर लेते हैं, सारे के सारे एक्ट कर लेते हैं। तो धारा नंबर 13 की मैं चर्चा कर रहा था। धारा 13 में क्या लिखा हुआ है भाई? बालक के माता पिता
और यदि माता पिता नहीं है तो बालक के संरक्षक गार्जियन को गिरफ्तारी की सूचना। यदि किसी भी बालक को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले सूचना दी जाती है किसको? भी बालक के माता पिता को सूचना दी जाएगी, बालक के माता पिता को या बालक के गार्जियन को, तथा उन्हें सूचना देके ये कहा जाता है कि आपके बालक को हम 24 घंटे के अंदर अंदर, या टाइम बताया जाता है कि इतने बजे हम किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने वाले हैं, आप वहां पर उपस्थित रहना। भी आपके बालक ने जो कुछ भी अपराध किया है उसकी सुनवाई जो होगी आपकी उपस्थिति के अंदर ही होगी, इसलिए उन्हें कहा जाता है, सूचना दी जाती है गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा ये भी बताया जाता है कि फलानी जगह पे जो किशोर न्याय बोर्ड है वहां पर आपके बालक को उपस्थित किया जाएगा, आप वहां पर उपस्थित रहें। तो लिख लो आप, सूचना देकर, गिरफ्तारी की सूचना देकर या गिरफ्तारी की सूचना के माध्यम से माता पिता या संरक्षक को यह निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई के समय किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थित रहें, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहें। अब भाई मान लो बालक ने अपराध किया है, बालक के अपराध की जांच होती है, और यदि बालक का अपराध साबित हो जाता है, यदि अपराध साबित नहीं होता तो उसे छोड़ दिया जाता है, यदि अपराध साबित हो जाता है तो भी बालक को कोशिश की जाती है भी कम से कम सजा दी जाए, बहुत ज्यादा सजा नहीं दी जाती, कम से कम सजा दी जाती है, और ये कोशिश की जाती है कि बालक को सुधारा जाए। सजा इस तरह से भी दी जा सकती है कि बालक को डेली स्कूल जाना है, बालक को डेली किसी सत्संग के अंदर जाना है, धार्मिक स्थान के अंदर जाना है, बालक को किसी सुधार गृह के अंदर डेली आना है, बालक को किसी मेडिकल फैसिलिटी वाली जगह पे डेली आना है, इस तरह की सुविधाएं उनको दी जाती है। या बालक को किसी देखरेख के अंदर छोड़ दिया जाता है जिसको हम खुली जेल कहते हैं, तो बालक को जेल के अंदर बंद करने की कोशिश कम से कम की जाती है। फिर भी यदि बालक ने बहुत ज्यादा जघन्य अपराध किया है, बालक के अपराध का नेचर ऐसा है था, बालक की उम्र कुछ ज्यादा है, भी 18 साल के आसपास का ही बालक है, 16 से 18 साल के बीच का है, तो उसको थोड़ी सी सजा दे दी जाती है। क्या क्या सजा दी जाती है? हर वो सजा दी जा सकती है जो किशोर न्याय बोर्ड उसको देना चाहे, लेकिन कुछ एक सजाएं ऐसी है जो बालक को नहीं दी जा सकती, उसके बारे में लिखा गया है धारा नंबर 21 के अंदर। क्या सजा दी जा सकती है? वो तो बहुत ज्यादा सजाएं हैं, उनके बारे में लिखना जरूरी नहीं है, हम वो लिख लेते हैं जो सजाएं बालक को नहीं दी जा सकती। तो हम आते हैं धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 में लिखा गया है, वह आदेश, धारा 21 क्या कहता है? वह आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के खिलाफ नहीं दिया जा सकता, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के खिलाफ नहीं दिया जा सकता। तो दो ऐसी सजाएं हैं जो बालक को कभी नहीं दी जा सकती। पहली, मृत्युदंड बालक को कभी नहीं दिया जाएगा। तो आप लिख लो, नंबर 1, कोई भी परिस्थिति हो, बालक ने कितना भी गंभीर अपराध चाहे क्यों ना कर दिया हो, बालक को मृत्युदंड कभी भी नहीं दिया जाएगा, जिसको हम डेथ पेनल्टी बोलते हैं या कैपिटल सेंटेंस बोला जाता है, एक ही बात है। दूसरा, किसी भी सूरत के अंदर बालक को आजीवन कारावास भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 क्या है? बालक को आजीवन कारावास। तो ये दोनों सजाएं बालक को किसी भी सूरत के अंदर नहीं सुनाई जा सकती, चाहे बालक ने कितना भी गंभीर अपराध क्यों नहीं किया हो। इनके अलावा उनके अपराध को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए और उनके सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां उनकी थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए बालक को सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन किसी भी सूरत के अंदर बालक को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और किसी भी सूरत के अंदर बालक को आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं किसके तहत? धारा नंबर 21 के तहत। अब हमारे पास है बाल कल्याण समिति। बालकों के कल्याण के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसे कहते हैं बाल कल्याण समिति। धारा नंबर 27, धारा 27, बाल कल्याण समिति।
जो हमारा जेजे एक्ट है ना, इसके अंदर बहुत सी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। 3-4 संस्थाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक हमने किशोर न्याय बोर्ड देख लिया था, धारा नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ था। दूसरा हम देख रहे हैं धारा नंबर 27, जिसमें क्या लिखा हुआ है भाई, बाल कल्याण समिति। और जितनी भी इसमें समितियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, याद रखना। तो बाल कल्याण समिति जो है, इसका गठन कौन करता है भाई, इसका गठन भी किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। इसका गठन करेगा राज्य सरकार। इसके अंदर कौन कौन होंगे, पहली बात तो ये प्रत्येक जिले के अंदर एक होगी या एक से अधिक भी हो सकती है यदि कहीं पर जरूरत पड़ती है। इसके अंदर कौन कौन होंगे, एक तो इसमें होगा भाई अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा तथा अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य व्यक्ति होंगे जो होंगे सामाजिक कार्यकर्ता। अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, मतलब कुल 5 सदस्य होंगे। और ये चारों के चारों हमारे पास क्या होंगे भाई, सोशल वर्कर होने चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए। और इनके अंदर भी क्या है भाई, लिमिट है, कंडीशन है कि कम से कम एक महिला तो होनी ही होनी चाहिए, कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, बाल कल्याण समिति। क्या काम है क्या काम नहीं है, इससे ज्यादा हमें नहीं देखना। तो ये पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था। पहले ऐसे बालक हैं जो बालक अपराध कर लेते हैं या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं, उनके बारे में हमने ये 3-4 उपबंध किए कि उनको गिरफ्तार करना है तो कैसे किया जा सकता है, उनकी सुनवाई कहाँ पर होगी, ठीक है ना, और उनको क्या सजा दी जा सकती है क्या नहीं दी जा सकती, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। दूसरा मैंने बताया था हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बालकों पर जो अपराध होते हैं उनके बारे में। तो मैंने बताया था शुरू के अंदर जब बालकों की देखरेख एवं संरक्षण की बात हो रही थी कि बालक के माता पिता है, बालक के गार्जियन है या कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति कोई भी हो, यदि वो व्यक्ति बालक के ऊपर किसी भी तरह का अपराध करता है, बालक का शोषण करता है, बालक के ऊपर क्रूरता करता है, तो उसकी जिक्र हम यहाँ पे जरूर करने वाले हैं। और वही बालक हमारे पास होगा देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। तो बालक के ऊपर कोई क्रूरता करता है ना, तो उसको दंड देने का प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान किया गया है धारा नंबर 75 के अंदर। 75 धारा नंबर 75 क्या कहती है, बालक के विरुद्ध क्रूरता के लिए सजा, बालक के विरुद्ध क्रूरता कोई भी करे भाई XYZ, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके गार्जियन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे तीसरा चौथा पर्सन कोई भी हो, क्रूरता के लिए सजा। यदि कोई भी व्यक्ति बालक के साथ क्रूरता करता है या कोई भी व्यक्ति बालक के साथ किसी भी तरह का अपराध करता है या बालक के ऊपर किसी भी तरह का हमला करता है, लिख लो, यदि जो कोई बालक पर क्या करता हो भाई, किसी भी तरह का हमला करता हो या बालक के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न करता हो बालक का, या जो कोई बालक की उपेक्षा करता हो, नेग्लिजेंस मतलब बालक का ध्यान नहीं रखता हो, या जो जिसने बालक का परित्याग कर दिया हो, या जो बालक का शोषण करता हो, ठीक है ना, ये सब एक ही बात है, शोषण करता हो, तो उसे बहुत हार्ड सजा का प्रावधान किया गया है भाई। 3 साल तक की सजा हो सकती है। कितनी सजा, उसे 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों भी दिए जा सकते हैं। ये है धारा नंबर 75। बालक के विरुद्ध यदि कोई भी शोषण करता है तो उसको क्या सजा मिलती है। ऐसी ही धारा हमारे पास एक और है, धारा नंबर 79। धारा 79 कहता है कि यदि कोई बालक है और वो किसी कारखाने के अंदर काम करता है, किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, जैसे किशोर हमने देखा 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे काम कर सकते हैं, तो किसी बालक है, वो बालक कहीं पर काम कर रहा है और काम कराने वाला जो मालिक है यदि वो उसका शोषण करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी। तो धारा 79 में लिखा हुआ है, किसी बाल कर्मचारी, उनको क्या नाम दिया गया भाई, बाल कर्मचारी, किसी बाल कर्मचारी का शोषण करने पर सजा, बाल कर्मचारी का शोषण करने पर सजा। यहां पर अपराध को और भी गंभीर माना गया है। पहली बात तो आपने बालक को अपने पास रख रखा है, वह भी अपराध है, और दूसरा आप उसका क्या करोगे, शोषण कर रहे हो, ये उससे भी बड़ा अपराध है। तो लिखा हुआ है इसके अंदर,
जो कोई नियोजन पर मतलब कि कार्यस्थल पर, नियोजन पर बालक का शोषण करता है, बालक का शोषण करता है या बालक से बंधुआ मजदूरी करवाता है। बंधुआ मजदूरी क्या होता है भाई? काम करवा लिए, उसको पैसे नहीं दिए। आप देखते हो ना, बंधुआ मजदूरी करवाता है तो उसको सजा क्या मिलने वाली है? उसे 5 साल तक का कठोर कारावास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे 3 साल तक की सजा थी। कौन सी सजा है? कहीं पर यदि नहीं लिखी होती है ना किस तरह कारावास है, तो वहाँ पे सादा भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, दोनों में से कोई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 5 साल तक का कठोर कारावास। इंपॉर्टेंट है भाई। तथा का निशान है भाई यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, मतलब जुर्माना भी यहाँ पे हुआ कंपलसरी है। 1 लाख तक का जुर्माना, ये दोनों चीजें होगी। 5 साल तक का कारावास भी उसे मिल सकता है तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उसे भरना पड़ सकता है। कौन? यदि कोई बाल कर्मचारी का शोषण करता है, अपने कार्यस्थल पे बालक से क्या करता है भी? शोषण करवाता है। धारा 75 और 79 दो जगह हम अपराध की जिक्र कर रहे हैं और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे लिए बाल तथा महिला अपराध का जिक्र आता है, तो अपराध की हमने चर्चा यहीं पर की है। जो हमने पहले 3-4 धाराएं की थी वहां पे अपराध का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ था। अब हम देखने वाले हैं कि हम बार बार 2 शब्द सुन रहे हैं। पहला सुन रहे हैं बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, और एक हम सुन रहे हैं विशेष किशोर न्यायिक यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट। हम ये 2 बातें सुन रहे हैं बार बार, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी स्थापना कौन करता है? हम इसके बारे में जिक्र करें तो ये हमारे पास लिखा गया है सेक्शन नंबर 107 के अंदर। 107 में क्या लिखा है भाई? बाल कल्याण अधिकारी तथा विशेष किशोर पुलिस यूनिट जो है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम नियुक्ति की यदि हम बात करते हैं, गठन की बात करते हैं, तो दोनों का ही गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इनका भी किसके द्वारा भी? राज्य सरकार द्वारा। इस एक्ट के अंदर जो भी काम किया जा रहा है ना, राज्य सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, बाल कल्याण अधिकारी किसे बनाया जाएगा और कहां बनाया जाएगा? बाल कल्याण अधिकारी बनाया जाता है हर थाने के अंदर एक, जितने भी थाने होते हैं जिसको पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है, तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक बाल कल्याण अधिकारी बनाया जाता है। तो कहां होता है भाई? हर पुलिस स्टेशन पर, पुलिस थाने पर लिख लो या पुलिस स्टेशन पर एक बाल कल्याण अधिकारी होता है। बाल कल्याण अधिकारी किसे बनाया जा सकता है? तो बाल कल्याण अधिकारी बनाया जा सकता है कम से कम सहायक उप निरीक्षक होना चाहिए, जिसको हम ASI कहते हैं। तो कम से कम ASI होना चाहिए। तो सहायक उप निरीक्षक ASI या इससे ऊपर की रैंक के पुलिस अधिकारी को क्या बनाया जा सकता है भाई? बाल कल्याण अधिकारी। इसके काम क्या है? वही काम बालकों के बारे में। ठीक, इसका एक काम इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है। यदि कोई भी बालक अपराध कर लेता है ना, कोई भी बालक यदि अपराध करता है तो उस बालक की एक रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि बालक जहां पर रह रहा है वो कौन से एरिया के अंदर रह रहा है। क्या उसके जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वही आपराधिक नहीं है? क्या उसके माता पिता आपराधिक हों? उसके पड़ोस के अंदर रहने वाले व्यक्ति जो पड़ोसी हैं उसके वो आपराधिक प्रकृति के हो, या कोई उन्होंने कोई क्राइम कर रखा हो, या उसके जो फ्रेंड सर्किल उसका जो है, मित्र मंडल जिस उसका है, वो इस नेचर का हो कि आपराधिक पृष्ठभूमि का हो। तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जाती है कि बालक को कहाँ भेजना है, सुधार गृह के अंदर भेजना है या जेल के अंदर भेजना है या कहाँ भेजना है, इसकी कार्यवाही बाद में की जाती है। तो एक रिपोर्ट होती है जिसका नाम होता है सामाजिक
पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है भाई? ये बनाई जाती है बाल कल्याण अधिकारी जो है ना, इसके द्वारा बनाई जाती है, बाल कल्याण अधिकारी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? तो किसके द्वारा बनाई जाती है भाई? जो बाल कल्याण अधिकारी है वो क्या बनाता है? बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाता है। तथा इस रिपोर्ट को कहां पर पेश किया जाता है? इस रिपोर्ट को किशोर न्याय बोर्ड जो है, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आगे हमारे पास है विशेष किशोर पुलिस यूनिट। विशेष किशोर पुलिस यूनिट बनाई जाती है कि यदि बालक ने कोई अपराध कर दिया है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको बुझाने के लिए एक पुलिस यूनिट का गठन किया जाता है। ये सिविल ड्रेस के अंदर रहते हैं, साधारण कपड़ों के अंदर रहते हैं, पुलिस के ड्रेस के अंदर ये कभी नहीं रहते हैं। साधारण कपड़ों में ये जाके बालक के साथ इंटरफेयर करते हैं, जो कुछ भी बात करनी है साधारण कपड़ों में करेंगे। गठन कौन करता है भाई? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हर जिले के अंदर और हर शहर के अंदर। हर जिले तथा हर शहर के अंदर एक हमारे पास होती है विशेष किशोर पुलिस यूनिट। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि इस यूनिट का जो मुखिया होता है, हेड जो होता है इस पुलिस यूनिट का, वो कम से कम हमारे पास DYSP रैंक का होता है, जिसको हम बोलते हैं पुलिस उप अधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कम से कम क्या होता है भाई? DYSP या पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक या इससे ऊपर की रैंक का अधिकारी। कम से कम इसका मुखिया होना चाहिए। कौन होना चाहिए भाई? DYSP होगा या इससे ऊपर के रैंक का अधिकारी हो सकता है। इससे नीचे के रैंक का कोई अधिकारी हमारे पास विशेष किशोर पुलिस यूनिट का मुखिया नहीं हो सकता। और लास्ट के अंदर हम पढ़ते हैं नियम बनाने की शक्ति। तो धारा नंबर 110 हमारे पास कहती है नियम बनाने की शक्ति। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस एक्ट के अंदर जो सारे की काम कर रही है वो कौन कर रही है भाई? राज्य सरकार कर रही है। तो नियम बनाने की पावर भी किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। ये हमारे पास छोटा सा एक्ट था जिसका नाम था किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। और किस नाम से फेमस है भाई? JJ एक्ट के नाम से फेमस है। इंपॉर्टेंट है, JJ एक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार जल्दी से अपने रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन। आज हमने क्या किया? सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे पास एक्ट बन गया था 1986 के अंदर, लागू किया गया था 2000 के अंदर, संशोधन किए जाते हैं उसके अंदर 3, 6 के अंदर संशोधन किया गया, 11 के अंदर संशोधन किया गया और 2015 में तो बहुत बड़ा संशोधन किया गया। इतना बड़ा संशोधन था कि पीछे वाले एक्ट को ही रिपेल कर दिया गया। नया एक्ट हमारे पास आ जाता है 2015 का एक्ट, और ये लागू कब होता है भाई? 15 जनवरी 2006 को। और आज के टाइम यदि 2016 को, और आज के टाइम यदि हम बात करते हैं तो ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। उद्देश्य ये दो तरह के बालकों के बारे में बात करता है। पहला बात करता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक और दूसरा बात करता है देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। डेफिनेशन हमने देखी बालक की बात। 2:12 के अंदर बालक 18 साल से कम की उम्र का बालक। 2:13 के अंदर लिखे हैं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जिसने कोई अपराध कर दिया हो तथा जो अपराध करते टाइम 18 साल से कम की उम्र का हो, वो हमारे पास आएगा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। 2:13 के अंदर लिखा हुआ था। और 2:14 के अंदर लिखा हुआ था देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता में बालक। हमने एक लिस्ट देखी थी जिसका निवास स्थान नहीं हो, जिसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं हो, जो भीख मांगता हो, जिसने श्रम विधियों का उल्लंघन कर दिया हो, जिसके माता पिता ने उसको त्याग दिया हो, उसका शोषण करते हो, उसके माता पिता दुर्व्यवहार करते हो, या उसके शारीरिक रूप से कोई विकलांग हो, मानसिक विकलांग हो, या कोई ऐसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जिसका लाइलाज बीमारी जिसको हम कहते हैं, जो गुमशुदा हो, जो लापता हो, जो असुरक्षित पाया गया हो कहीं पर, या जिसकी निकट ही भविष्य के अंदर इसका बाल विवाह कर दिया जाएगा इस तरह खतरा जिसके ऊपर मंडरा रहा हो, या कोई व्यक्ति सशस्त्र विद्रोह के अंदर लापता हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह का पीड़ित हो, या कोई मान लो प्राकृतिक आपदा है उसका पीड़ित हो, या कोई दंगे हुए उनका पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है तो हमारे पास कहलाएगा देखरेख की संरक्षण की आवश्यकता वाला व्यक्ति। उसके बाद धारा नंबर 4 के अंदर हमने देखा किशोर न्याय बोर्ड कौन होगा? किशोर न्याय बोर्ड बनाया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। हर जिले के अंदर एक होगा, जरूरत होगी तो एक से ज्यादा भी बनाया जा सकता है। उसका
न्यायाधीश होगा वो इसके अंदर जेएम फर्स्ट होगा या एमएम होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हमारे पास होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा। लेकिन ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको कम से कम 3 साल तक का अनुभव होना चाहिए। 2 और मेंबर होंगे, दोनों सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, एक कम से कम महिला होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। धारा 10 बात करती है विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो यदि मान लो स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है तो हाथों हाथ उसको बाल विकास अधिकारी को या उसको किशोर न्याय बोर्ड, किशोर जो हमारे पास पुलिस है उसको सौंप दिया जाएगा और वो भी बहुत टाइम तक अपने पास नहीं रखेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत किया जाएगा किशोर न्याय बोर्ड के सामने। और बालक को किसी भी हालत के अंदर जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। यदि रखना भी है तो संप्रेषण गृह के अंदर रखा जाएगा या बालक को सुधार गृह के अंदर रखा जाएगा। बालक को यदि गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी सूचना माता पिता को देनी है, गार्जियन को देनी है, लिखा गया धारा नंबर 13 के अंदर। साथ ही साथ उनको यह भी कहना है कि आपके बालक को हम किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करने वाले हैं और आप उस टाइम उपस्थित रहिएगा। बालक उसके बाद हमने देखा धारा नंबर 21 जो कहती है कि बालक को किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी परिस्थिति के अंदर उसने कैसा भी अपराध किया हो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता। धारा 27 बात करती है बाल कल्याण समिति की। राज्य सरकार एक बाल कल्याण समिति बनाएगी, प्रत्येक जिले के अंदर एक होगी, जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक अध्यक्ष होगा तथा 4 और मेंबर होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला का होना जरूरी है। धारा 75 बात करती है कि बालक के विरुद्ध शोषण यदि किया जाता है तो उसकी सजा क्या है। कोई बालक पे हमला करता है, बालक को त्याग देते हैं, बालक की उपेक्षा करता है, बालक का उत्पीड़न करता है, बालक का शोषण करता है तो उस व्यक्ति को सजा मिलती है। कितनी सजा? 3 साल तक की सजा मिल सकती है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है या दोनों लगाए जा सकते हैं। धारा 79 बात करती है किसी बाल कर्मचारी का शोषण किया जाता है, यदि किसी नियोजक के द्वारा बाल कर्मचारी का शोषण किया जाता है या कोई बालक को बंधुआ मजदूरी करवा रहा है बालक से तो उसे 5 साल तक का कठोर कारावास, ध्यान रखना 5 साल तक का कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। पहले वाले में जुर्माना ऑप्शनल था, यहाँ पर जुर्माना कंपलसरी है। उसके बाद धारा 107 के अंदर हमने बात की बाल कल्याण अधिकारी कौन होगा तथा विशेष किशोर पुलिस यूनिट कौन होगी। दोनों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पहले वाला है हर स्टेशन के अंदर एक होगा तथा कम से कम क्या होना चाहिए, एएसआई होना चाहिए, एएससी ऊपर के रैंक का अधिकारी होना चाहिए। एक रिपोर्ट होती है सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, कौन तैयार करता है? बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उसको पेश किया जाता है। और हमने देखा विशेष किशोर पुलिस यूनिट राज्य सरकार हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर बनाती है और उसका मुखिया कम से कम डीवाईएसपी रैंक का मेंबर होना, पुलिस अधिकारी होता है या उससे ऊपर का पुलिस अधिकारी होता है। लास्ट में हमने देखा धारा नंबर 110 के अंदर नियम बनाने की शक्ति किसके पास है भाई? राज्य सरकार के पास है। यही हमारा छोटा सा एक्ट था किशोर न्याय या जेजे एक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अपने कल मिलते हैं आईपीसी की वो धाराएं जो बाल अपराध तथा महिला के बारे में वर्णित करती है, उनको लेके हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।